यूक्रेन की तरफ से लॉन्ग रेंज मिसाइलों के इस्तेमाल की वजह से पुतिन कितने भड़के हुए थे ये तो हम सभी जानते हैं। और उसके बाद वो नाराजगी, वो गुस्सा कीव में दिखाई दिया। एक के बाद एक रूस के कीव में जबरदस्त हमले हुए, लेकिन ये युद्ध की आग बढ़ती ही जा रही है इन हमलों के साथ। तो पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की क्या युद्ध की बाजी पलटी करेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वासंदानी। तो एक तरफ रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने अटैक एमएस से हमला कर बाजी पलटती है। कुर्स्क में जहां कल तक रूस मजबूत दिख रहा था, वहीं आज यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल से हमला कर जंगी समीकरण बदल दिए। जी हाँ, यूक्रेन के अंदर रूस ने मिसाइल अटैक के बाद कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए, कई शहरों पर हमला किया। वहीं अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका की आर्थिक मदद मिलने के बाद जंग और विध्वंसक होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है वो ये कि रूस की एयर स्पेस फोर्सेस ने डोनेस्क में तबाही मचाई है। नोवाया नोवोल्स्का इलाके में ब्रिज पर मिसाइल से हमला किया गया है। पुल पर हमला कर यूक्रेनी सेना की सप्लाई लाइन काट दी गई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का भीषण अटैक हुआ है। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक में कई कोरियाई सैनिकों की मौत का दावा भी किया जा रहा है। वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का एक्शन, 80वीं एयरबॉर्न असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सेना पर हमला किया है। हमले में रूसी टैंक तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर, रूस के कुर्स्क में हाइमार्स से हमला हुआ है। रूसी सेना के ठिकानों पर हमला हुआ है। अधिकारियों का रिहायशी इलाका तबाह कर दिया गया। और यूक्रेन ने कुर्स्क में अमेरिकी मिसाइल से अटैक किया है। कुर्स्क के रिल्स शहर पर अटैक एमएस से हमला किया गया है। ATACMS यानी अटैक एमएस से हमले में पूरे इलाके में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, एटाकैम्स मिसाइल से हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। रूसी आर्म्ड फोर्स कैंप पर मिसाइल से अटैक हुआ है। हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। तो देखिए कुर्स्क में आर पार की लड़ाई चल रही है इस वक्त। यूक्रेन की बात करें, कुर्स्क के रिल्स में अटैक एमएस से हमला किया गया है। इन मिसाइलों से अटैक किया गया है और मिलिट्री कैंप पर अमेरिकी मिसाइल से ये हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि मिसाइल अटैक में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कुर्स्क के कई इलाकों में हाइमार्स से प्रहार हुआ है। रूसी सेना की बैरकों पर अटैक किया गया है। और वहीं रूस की बात करते हैं तो यूक्रेनी पोजीशन पर एयर स्ट्राइक की गई है। यूक्रेनी सेना पर ड्रोन अटैक किया गया है। कई गांवों पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है इस हमले के बाद से। तो सवाल यही है कि ये जो हमले अचानक से बढ़े हैं, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, चर्चा करेंगे उनसे। मेजर जनरल संजय मैस्टन हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। AVM OP तिवारी सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो मौजूद हैं। और साथ ही महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और साथ ही मनीष झा भी जुड़ चुके हैं। निनाद सेठ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स के जानकार। लेकिन सबसे पहले मनीष, आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये जो तेजी से हमले बढ़े हैं और बाइडेन सरकार ने जाते जाते बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है यूक्रेन के लिए, ज़ेलेंस्की के लिए, क्या ये जो कुर्स्क पे हमले बढ़े हैं उसी फ्यूलिंग का नतीजा माना जाए? आखिरी वक्त में जितने हमले हो सकते हैं यूक्रेन कर रहा है।
देखिए, आज की तारीख में आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ये सोच रहे हैं कि जाते जाते आखिरी कोशिश कर ली जाए कि किस तरह से तीसरे विश्व युद्ध को कराया जा सकता है। हालांकि अब उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से हर वो मुमकिन दाव चला जा रहा है। एक बार लंबी दूरी की मिसाइल देने की बात हुई, या फिर कुर्स्क में कुछ ऐसे ऑपरेशंस अब भी करवाने की कोशिश हो रही है, या दूसरे और तमाम तरह के उपाय हुए। जब इन सब से बात नहीं बनी तो मॉस्को में रूस के जो न्यूक्लियर फोर्स के चीफ थे उनको मरवाने की कोशिश हुई। लेकिन बात यह है कि अब केवल 30 दिन बचा है। अब इस 30 दिन के दरमियान रूस ने एक रणनीति ये अपनाई है कि वो एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस भी रखेगा, लेकिन साथ ही साथ इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए वो कीव पर हमला कर रहा है, खार्किव और दूसरे और इलाके पर हमला कर रहा है। और मकसद यह है कि 30 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर भी अपना नियंत्रण कर ले, ताकि कल के दिन में नेगोशिएशन में भी उन्हें फायदा हासिल हो सके। ठीक, बड़ी खबर एक और बता दें जल्दी से। डोनेस्क में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन का हमला हुआ है। रूसी सैन्य अड्डे पर हवाई हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में एक पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी पोजीशनिंग पर यूक्रेन ने अटैक किया है। दरअसल ये पलटवार है यूक्रेन का जो कि सामने आया है। रूसी सैन्य अड्डा है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म हो गई, जमींदोज हो गई। वहीं वॉर जोन में यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला। जी हां, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस ने हमला किया है। यूक्रेन का ड्रोन ठिकाना इस हमले में तबाह हो गया है। ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमला कर रहा था यूक्रेन। और एक और बड़ी खबर, कीव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। तेज धमाके से दहल गई राजधानी कीव। कीव में लगातार अटैक हो रहे हैं और चारों ओर आग की ऊंची लपटें उठती हुई देख रहे हैं हम। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से तेज धमाका होता है और कीव जो कि राजधानी है यूक्रेन की, यहां पर अटैक होता है। और कीव में कई जगहों पर रूस के हमले हुए। हमले से 6 देशों के दूतावासों को नुकसान पहुंचा है। हमले से कीव में कई जगहों पर आग लग गई है। और वहीं कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ज़ेलेंस्की को आपने सुना और यूक्रेन ने पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस पर हमला कर पुतिन को भड़का दिया। पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा यह की कि रोस्तोव हमले का बदला लिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत की बरसात होगी। आपको बताते हैं रूस पर अमेरिकी हथियार से हमला, पुतिन का बारूदी बदला। 19 दिसंबर को रोस्तोव रूस एटैकम्स स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया। टारगेट रूसी ऑयल रिफाइनरी रही। यहां पर जो अटैक हुआ 20 दिसंबर को कीव में, यूक्रेन के कीव में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक हुआ। 7 हथियार डिपो तबाह कर दिए गए, 3 पावर ग्रिड ध्वस्त कर दिए गए, कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया, 6 पावर स्टेशन तबाह कर दिए गए, 5 गैस स्टेशन ध्वस्त कर दिए गए, 16 अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। तो देखिए जवाब का दिया जा रहा है, वार का पलटवार हो रहा है। और जिस तरह की धमकी लगातार, सुमित हमारे साथ बने हुए। सुमित, जिस तरह की धमकी पुतिन दे रहे हैं और उस धमकी को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, कीव एक नया टारगेट है। न सिर्फ कीव बल्कि वो बदला लेने की इस वक्त पुतिन सोच रहे हैं। जो रोस्तोव में हुआ वो अब वो कीव में करने को या उसको अंजाम तक पहुंचाने को कहा जा रहा है। देखिए कीव हमेशा से रूस के टारगेट पर रहा है, लेकिन आप मानिए कि कीव वो प्रेशर पॉइंट है। रूस जब जब उस पर अटैक ज़्यादा बढ़ाता है, जब जब यूक्रेन की तरफ से मॉस्को की तरफ अटैक किए जाते हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में जो रूस ने अटैक किए वो उन वेयर हाउसेज पे किए जहां से लगातार फॉरेन एड या फिर आप कह सकते हैं वेपन्स मिल रहे, जिनको वेयर हाउसेज के तौर पर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था। कीव हो या कीवी हो या वो इलाके जहाँ पर SSU यानी जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज के जो ऑफिस बना रखे थे उन पर रूस ने हमले किया। और इसका मैसेज रूस बहुत अच्छे से जानता है। रूस ये जानता है कि देखिए एक टसल भले ही रूस यूक्रेन के बीच में चल रही हो, लेकिन एक टसल अमेरिका में भी चल रही है। जैसा मनीष बता रहे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार दे दी जाए और रूस उसी स्ट्रैटेजी को फेल करने पर लग रहा है, क्योंकि जब ट्रंप आएंगे तो यूक्रेन के पास ज्यादा साजो सामान बचेगा नहीं, उसके पास ज्यादा हथियार बचेंगे नहीं और निश्चित तौर पर उसको मजबूरी में हर चीजें माननी पड़ेगी। तो रूस बहुत कैलकुलेटिव वे के अंदर एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी पे चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है। कल भी यूक्रेन की तरफ से 36 से ज्यादा ड्रोन रूस के अलग अलग इलाकों में भेजे गए, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया रूस की तरफ से। लेकिन ये जरूर कोशिश कर रहा है यूक्रेन भी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान आर्थिक रूप से अब रूस को पहुंचाया जा सके।
बिल्कुल। और देखिए इस बीच कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। खार्किव से तस्वीर सामने है। खार्किव में बहुमंजिला इमारत पर ड्रोन से हमला किया गया है और रूसी ड्रोन हमले के बाद इमारत में आग लग गई। 12 वर्षीय लड़की समेत 4 लोग इस हमले में घायल हैं। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है। क्रास्नोयार्स्क में यूक्रेनी सेना पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन अटैक में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन से अटैक किया है। बिग वॉल पर उन शहरों को दिखाते हैं जहां जहां रूस ने ड्रोन से हमला किया है। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट शहर है वो तो कीव ही है, यानी कि यूक्रेन की राजधानी जहां पर ये हमले किए गए हैं। और उसके बाद कीव के चारों तरफ आप देखिए किन किन बड़े शहरों पर, चेर्निहिव, सुमी और खार्किव पर ये हमले किए गए हैं। जी हाँ, ये जो पॉइंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, चेर्निहिव है जिसमें कीव भी है, राजधानी कीव है, निप्रोपेट्रोव्स्क है और चरकासी प्रांत है, सुमी है और खार्किव है, जो कि ये पॉइंट्स हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तो लगातार ये हमले चल रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में अब एंड गेम शुरू हो चुका है। मेस्टन सर, आप क्या मानते हैं? क्योंकि मनीष भी यही बात कह रहे हैं कि शायद ये आखिरी दौर है, इसलिए ये हमले बढ़े हैं। यूक्रेन के शहरों पर भी तेजी से हमले बढ़े हैं, राजधानी की भी नहीं, हमने दिखाया कि इन तमाम शहरों पर। आप भी मानते हैं कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड गेम? बिल्कुल, मैं बोलूँगा ये बिगिनिंग ऑफ द एंड गेम है। और मेरे को लगता है ये इंटेंसिटी या लड़ाई का ये जो पूरा माहौल है बिल्कुल चेंज हो गया है। दोनों बदले की भावना से लड़ रहे हैं और इसीलिए कारण ये है कि सबको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 जनवरी को टेक ओवर करना है और वो भी चाहते हैं कि तुरंत इस इलाके में पीस आए। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी अभी हाल ही में जो स्टेटमेंट दिए उस पर भी वो बोल रहे हैं कि मैं पीस टॉक्स के लिए तैयार हूँ। और वहाँ का जो इलेक्टेड हेड है, अगर जेलेंस्की फिर से इलेक्ट होता तो मैं उससे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। और जेलेंस्की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी कई बार पीस प्लान के प्रपोजल्स दिए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मिले जाके। और अभी जो फ्रांस में ये नोत्र डैम का इनाग्रेशन हुआ था फ्रांस में और प्रेसिडेंट ट्रंप के उनके साथ बातचीत हुई थी, तो साफ जाहिर है। और फिर EU के साथ अभी मीटिंग हुई है, NATO के साथ भी। कहने का मतलब है ये सब दिशा दिखाती है कि ये वॉर एंड होने की संभावना है। ये जो टारगेटिंग हो रही है दोनों तरफ से बहुत बढ़ गई है, भीषण हो गई है। इसका कारण ये है कि अभी नेगोशिएशन टेबल में दोनों साइड्स को बैठना है और दोनों ने अपने मिलिट्री गेन्स, मिलिट्री विक्ट्री दिखानी है। लेकिन एज ऑन डेट जो अभी तक रशिया का नुकसान है, पहली बात तो यूक्रेन ने देखिए उनके एक आर्मी हेड को, जो ये न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर का हेड था, उसको मारा, असैसिनेशन किया मॉस्को के पास। कई असैसिनेशन अटेम्प्ट किए हैं, साथ ही ड्रोन अटैक्स किए हैं जाके क्रेमलिन के ऊपर। और आज यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उनकी 20% टेरिटरी रूसी हाथ में, वो सबसे बड़ी चिंता है। और इधर कुर्स्क यूक्रेन के हाथ में। बिल्कुल तो सर, यही इसी चुनौती पर मैं बात करूंगी। AVM OP तिवारी जी भी हमारे साथ है, मैं आपके पास आऊंगी सर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, रूस पर एटैकैम्प स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बाद स्कैल्प मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर फ्रांसीसी मिसाइल से अटैक किया है। रोस्टोव पर स्कैल्प मिसाइल से हमला किया गया। और देखिए यूक्रेन ने पहली बार रूस की धरती पर स्कैल्प मिसाइल से हमला किया। स्कैल्प फ्रांस की मिसाइल है और स्टॉर्म शैडो की तरह ये हवा से जमीन पर दागी जा सकती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, इसलिए इसे रूस के लिए अगली बड़ी चुनौती माना जा रहा है। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में इस मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से भी हमला किया, लेकिन रूस ने यूक्रेन के 16 ड्रोन नष्ट कर दिए। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले नाकाम भी कर दिए। दूसरी तरफ रूस के हमले जारी हैं और आपको बताया कि नेप्रोपेट्रोव्स्क के क्रीवी रीह में रूसी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरी और हमले में 25 से अधिक लोग जख्मी हो गए। क्रीवी रीह में रूस लगातार हमले कर रहा है। और एक और बड़ी खबर, इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की के लिए राहत की खबर आई है। जी हां, IMF ने यूक्रेन को फंडिंग की मंजूरी दे दी है। EFF समझौते की समीक्षा के बाद मंजूरी दी गई है। यूक्रेन को $1.1 बिलियन की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और यूक्रेन को नया आर्थिक पैकेज देगा अमेरिका। हथियार खरीदने के लिए मिलेगी आर्थिक मदद। बाइडेन के कार्यकाल का अंतिम पैकेज ये संभव है।
और हमारे साथ एवीएम ओपी तिवारी जी मौजूद हैं, बाकी खास मेहमान भी हैं। तिवारी सर, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ये जो एक तरह से पोजीशनिंग की जा रही है यूक्रेन को मदद करने की, ये तो हम देख रहे हैं। अब तो एक राहत की बात भी है कि आईएमएफ की तरफ से मंजूरी मिल गई है सहायता पैकेज की, लेकिन आपको लगता है कि पुतिन यहाँ पर शांत बैठेंगे? जिस तरह की जितनी भी शांति वार्ता की बात की जा रही थी, क्या उसकी कोई गुंजाइश बची भी है, या अब पूरी तरह से जब तक सफाया नहीं हो जाता, क्योंकि कीव पर टारगेट किया है पुतिन ने, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे? निधि, देखिए, ये जो वॉर है, किसी तरह से इस वॉर में एक्चुअली एक नया डायमेंशन जुड़ गया है, वो ड्रोन्स का। ड्रोन्स को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होता। जैसे ड्रोन्स अब यूक्रेन के पास रहेंगे, ये ड्रोन बनाते कहाँ पर है? फर्टिलाइज़र की जो जहाँ पर इनके फर्नीचर बनते हैं वही ड्रोन बनाते हैं। इनकी कैपेसिटी इतनी है कि हर महीने में एक कंपनी 20-20 ड्रोन बना सकती है। तो इस तरीके से यूक्रेन शांत बैठेगा, कब तक बैठेगा ये कहना तो बिल्कुल असंभव है। जहाँ तक इसे सपोर्ट का सवाल है, अमेरिका तो सपोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हम सोचें कि ट्रंप के आने के बाद से बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न हो जाए, इसकी भी प्रॉबिलिटी को मैं बहुत कम मानता हूँ। तो ये यूक्रेन को जिस तरीके से इन्होंने अभी लंबे रेंज के लिए जितने वेपन्स दिए हैं, फ्रांस ने, अमेरिका ने, यूक्रेन अभी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर ले और रशिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। जहां तक देखिए रोस्टोव, जहां तक क्रुस्क में ये लोग उन्होंने कब्जा किया था, यूक्रेन ने कितना किया था? 30/40 किलोमीटर से about 1000 स्क्वायर फीट किया था, 1000 स्क्वायर किलोमीटर किया था। उसमें ये कुर्स ऐसी जगह थी जहां पर कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी जर्मनी को भी हार का सामना करना पड़ा था। तो जिस तरीके से रशिया ने इनको परेशान किया, जिस तरीके से रोक के रखा हुआ है, यूक्रेन की सेना को कुर्स तो अपने आप ही लौट के वापस आएगी। और जहां तक ये वॉर का सवाल है, जिस तरीके से ये ना कह रहे हैं और एट द सेम टाइम ये लोग सपोर्ट दिए जा रहे हैं, वेपन दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। ये लड़ाई जब तक सपोर्ट रहेंगे तब तक चलती रहेगी, या जैसे मिस्टिन साहब बता रहे हैं, यहाँ की लीडरशिप, यूक्रेन की लीडरशिप जब चेंज हो जाए और उनको समझ में आए कि इसमें अमेरिका का फायदा है, न रशिया का फायदा है, नुकसान खाली यूक्रेन का है, ये वॉर तभी रुकेगी जबकि लीडरशिप चाहेगी। ठीक है, बिल्कुल। और बहुत बड़ा नुकसान यूक्रेन को पहले ही हो चुका है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से देखे या फिर उसकी अपनी जमीन के लिहाज से देखे। और देखिए, यूक्रेन से रूसी गैस सप्लाई ठप होगी, ये भी एक खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के पीएम ने ऐलान किया है 1 जनवरी से यूक्रेन से होकर नहीं जाएगी रूसी गैस, और यूक्रेन से गुजरती है रूसी गैस पाइपलाइन, जिससे यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई होती है। तो ये एक अलग सी स्थिति है एनर्जी सप्लाई को लेकर। निनाद सर, आप क्या इसको एक वॉर स्ट्रैटेजी के तौर पे देखते हैं? क्योंकि मुझे याद है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में गैस पाइपलाइन को लेकर रूस हो, यूक्रेन हो, कई तरह से अपने अपने अप्रोच को बदलते रहे ताकि यूरोप के जो देश हैं उन पर दबाव कम या ज्यादा किया जा सके। अभी की सिचुएशन में आप इसे कैसे देखते हैं? यूक्रेन कह रहा है कि सप्लाई लाइन जो है वो रोक दी जाए। यूक्रेन अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। गजब की सर्दी है इस वक्त यूरोप में, और इस वक्त गैस सप्लाई कम करना यूरोप को हर्ट करेगा, रशिया को इतना हर्ट नहीं करेगा। पर इससे ज़्यादा बड़ी जो प्रश्न उठे हैं वो है कि ये वॉर अब कहाँ जा रहा है। इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। यहाँ पे खराब पहले होगा, उसके बाद ही अच्छा होगा। इस वक्त लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, और अगर आप देखें स्टॉर्म शैडो स्कैल्प टेक्नोलॉजी वर्सेस बूट्स ऑन द ग्राउंड, यूक्रेन के पास अमेरिकी हथियार हैं, रशिया के पास दबदबा है, उनके पास सोल्जर्स हैं। और अगर डोनबास देखें तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि रशिया गेन कर रहा है। पिछले महीने उन्होंने 4 नए गांव गेन करे हैं, और जो ट्रेन लाइन जाती है जो सप्लाई करती है उसके ऊपर भी उनका दबदबा और प्रेशर बढ़ रहा है। देखिए, यूक्रेन बहुत अच्छा कर रहा है और लड़ाइयाँ जीत रहा है, पर वो जंग हार रहा है। बैटल्स जीत रहा है पर वॉर हार रहा है। और एक बात हमने साफ समझनी होगी कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना यूक्रेन ये लड़ाई 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं चला सकता। तो अब उनके पास 3 चॉइस हैं, या तो वो अपने आप लड़े और या कुछ यूरोपियन सिटी उनको सपोर्ट करें, या वो जो 20-22% रशियन स्पीकिंग टेरिटरी है। और आज पुतिन ने एक भाषण भी दिया कि रशियननेस खतरे में है। उन्होंने एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दिया है इस वॉर को अपने भाषण में आज, कि रशियननेस खतरे में। तो दूसरा विकल्प ये है कि जो रशियन टेरिटरी चली गई है, जो वैसे भी उनको अब लगता नहीं कि वो रीगेन कर पाएंगे, वो बदल दे और एक डीमिलिटराइज जोन बनाए। तीसरा विकल्प यह है कि फाइट टिल द एंड, कि हम अकेले लड़ेंगे। मेरे को लगता नहीं है कि इनमें से कोई भी विकल्प एक्सेप्ट सरेंडर और ऑन रशियन टर्म्स होगा।
बिल्कुल बड़ी बात दिनाज सर आपने कही कि पलड़ा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अभी इस वक्त यूक्रेन का, और देखना होगा कि फैसले क्या होते हैं। लेकिन बैक सपोर्ट लगातार अमेरिका का बना हुआ है। एक और बड़ी खबर, रूस को बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर देगा नॉर्थ कोरिया। कुछ ही दिनों में रूस को दे सकता है बैलिस्टिक मिसाइल। यूक्रेन पर हमले के लिए नॉर्थ कोरिया से मिसाइल सप्लाई, और यूक्रेन में नॉर्थ कोरियाई मिसाइलों के टुकड़े मिलने से ये बड़ा खुलासा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट आर्मेंट रिसर्च में ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। और महेश सचदेव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, आपको ये जो नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई कि पहले उनके जो सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं रूस के बिहाफ पर, और यूक्रेन में जाकर वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, एक तो पहले ये ग्राउंड पे ये लड़ाई देखने को मिली रही है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भी ये देखा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया का दखल बढ़ रहा है। जी, नॉर्थ कोरिया की निर्भरता अमेरिका रूस और चीन पर ज़्यादा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका वर्चस्व जो है कोरियन पेनिनसुला पर स्थापित हो और माना जाए, उनकी न्यूक्लियर स्टेटस को माना जाए। ऐसा पाश्चात्य देश और अमेरिका नहीं करने को तैयार है, क्योंकि इससे वहाँ के जो न्यूक्लियाई समीकरण हैं वो बदलेंगे। जापान को और साउथ कोरिया को ऐसी हुक उठ सकती है कि वे भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन जाएं। तो इसको लेकर के एक थोड़ा सा वहाँ पर कश्मकश है, और इसमें ये समीकरण जो रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच में बना है उसको इस परिप्रेक्ष्य से देखना होगा। और 10,000 जो नॉर्थ कोरियाई सैनिक रूस में यूक्रेन के फ्रंट पर भेजे गए हैं, उससे रूस को 2-3 तरह के फ़ायदे हैं। पहली बात तो उसकी अपनी सेना पर प्रेशर कम होता है। दूसरी बात यह है कि अपने नागरिकों को ये दिखाने में मदद मिलती है कि रूस अकेला नहीं है, उसके साथ विश्व के कई देश शामिल हैं। तीसरा ये कि जो हथियारों की, जैसा आपने जिक्र किया, मिसाइल वगैरह की जैसी रसद उनको ईरान से और नॉर्थ कोरिया से मिल रही है, और गुपचुप तौर पे चीन से भी मिल रही है, उससे भी उनको बिल्कुल एक संबल मिलता है। रूस ने इस युद्ध के दौरान एक कोalition तो जरूर बनाया ही है और उसको मेंटेन भी किया है, और उसका इंपैक्ट सिर्फ हम यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के बाहर दूसरे वॉर जोन में भी हम देख ही रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, और देखिए इस बीच खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। यमन से इजराइल पर बड़ा हमला किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का दावा किया जा रहा है। तेल अवीव में भारी नुकसान का दावा किया गया है। मनीष, ये जो हमले हैं, अब इन हमलों का क्या मतलब है? मतलब इजराइल कहां नहीं बम बरसा रहा है? गाजा से लेकर हिजबुल्ला से लेकर ईरान से लेकर सीरिया से लेकर यमन में भी उसके अटैक हो रहे हैं। ये एंड पॉइंट पे तेल अवीव पे हमले का क्या मतलब है? और हूती विद्रोहियों ने परेड करके एक बार फिर से तेल अवीव को युद्ध की चुनौती और चेतावनी दी है। इस साइकोलॉजी या इस सिचुएशन में इस तरह के एक्ट को क्या माना जाए? देखिए, वो कहते हैं ना कि अपना पैर कुल्हाड़ी पर दे मारना, तो कम से कम हूती विद्रोही यही कर रहे हैं, या यमन का इस्टेब्लिशमेंट यही कर रहा है। उन्हें पता है कि इसका रिएक्शन क्या होगा। क्या हुआ लेबनान का? क्या हुआ जब हिजबुल्लाह के अटैक होने लगे, तो देखिए कैसे बेरूत से लेकर दाहिया तक, सब बेका तक सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। सीरिया का क्या हाल हुआ, गाजा का क्या हाल हुआ, तो अब यमन का क्या होगा? और वो कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीजें हैं, या तो फिर यमन के भीतर से ही लोगों ने तय कर लिया है कि नहीं भाई हमें यमन को तबाह कर देना है, या फिर इजराइल कह रहा है कि भाई तुम अटैक कर दो ताकि फिर हम अपनी एक और लड़ाई शुरू कर सके। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा है। हालांकि ये भी देखने वाली बात है कि उसमें से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जमीन पर हिट कर रहे हैं, जो अब तक नहीं देखने को मिल रहा था। ज्यादातर मिसाइल चाहे ईरान से भी आए थे तब भी सक्सेसफुली मार गिराए गए थे। तो ये एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, जिसमें भविष्य यही दिखाई दे रहा है कि यमन की पूरी तरह से तबाही होनी है। बिल्कुल मनीष, बड़ी खबर है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज ये मिल रही है कि तेल अवीव मिसाइल अटैक का एक और वीडियो आ गया है। इजरायली डिफेंस भेजने का ये दावा है, यमन से किया गया मिसाइल हमला। सुमित, इस अटैक के बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे अटैक्स लगातार यमन पे कर रहा है, माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्दी, क्योंकि अमेरिका में भी इसको लेकर कंसर्न है कि अब इजराइल जो है वो यमन के खिलाफ बड़े एयर स्ट्राइक्स करेगा और वो एयर स्ट्राइक्स पुराने एयर स्ट्राइक्स की तरह नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि इस मसले को जल्दी और पूरी तरीके से खत्म किया जाए। तो अब फोकस जो होगा हिजबुल्ला और अब सीरिया के बाद अब मेन फोकस उनका बिल्कुल पूरी तरीके से हूती है और यही वजह है कि हूती के खिलाफ अब इजराइल। सुमित, अगर एक लाइन में मैं पूछूं कि अभी तक जो कुछ मिडिल ईस्ट में हुआ पिछले 1-1.5 साल में, उसमें जो प्रॉक्सीज को खत्म करने या उनको लिमिटेड करने का जो टारगेट था, क्या उस टारगेट को अचीव करने के बेहद करीब है इजराइल और यूएस? देखिए बिल्कुल, और इजराइल की स्ट्रैटेजी भी ये रही है। इजराइल पहले प्रॉक्सीज पर ही अटैक करना चाहता है क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमिटी है वो ज्यादा करीब है इजराइल के, तो इसी वजह से इन निष्क्रिय इनको। और ये सिचुएशन इस पूरे इलाके में पावर डायनेमिक्स को बदल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।